हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बता दीजिए क्या मेरी वॉइस क्लियर है आपको, और जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट हम आज के सेशन को शुरू करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पे। और अगर आपको कोई क्वेरी, डाउट हो या अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे। सो जो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ इब्न सीना's थ्योरी ऑफ इमानेशन। शुरू करते हैं हमारी टॉपिक को विदाउट एनी डिले ऑफ टाइम। इब्न सीना और अवी सीना जो कि एक पॉपुलर फिलासफर एज वेल एज फिजिशियन थे इस्लामिक वर्ल्ड की ड्यूरिंग इस्लामिक गोल्डन एज, और उसने आल्सो वर्क किया है इन द कोर्ट्स ऑफ सेवरल ईरानियन रूलर्स ड्यूरिंग 10th to 11th century, due to which he gained popularity in the region of Persia, Iran, and he became court physician and advisor. और इसको also जाना जाता है एज फादर ऑफ अर्ली मॉडर्न मेडिसिन। जो इब्न सीना थे वो बिलोंग करते थे पेरिपेटेटिक स्कूल से। जो पेरिपेटेटिक स्कूल है ये बेस्ड ऑन है एरिस्टोटलिनिज्म पे, प्लेटोनिज्म और इस्लामिक थियोलॉजी पे। और इब्न सीना ने अडेप्ट किए एरिस्टोटल की कंसेप्ट्स अबाउट सबस्टेंस, कैजुअलिटी, नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, एज वेल एज ही आल्सो अडेप्टेड नियो प्लेटोनिक आइडियाज जैसे रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड द यूनिवर्स। Anyhow, जो इब्न सीना की फिलासफी है especially his theory of emanation, it gained a very popularity within Islamic philosophy. Basically in theory of emanation वो डिस्क्राइब करते हैं नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। इस थ्योरी में वो डिफाइन करते हैं कि जो गॉड है वो अल्टीमेट सोर्स है ऑल एग्जिस्टेंस का। सो वो डिफाइन करते हैं गॉड को एज नेसेसरी एग्जिस्टेंट दैट इज़ वाजिबल वजूद। दैट मीन्स गॉड जो है वो अल्टीमेट सोर्स है ऑल एग्जिस्टेंस का, हु इज़ टोटली इंडिपेंडेंट, जिसकी एग्जिस्टेंस जो है वो डिपेंड नहीं है ऑन एनीथिंग एल्स, जो कि सेल्फ सफिशिएंट है, फाउंडेशनल काज है एवरीथिंग का। शुरू करने से पहले मैं आपको ब्रीफली बता दूं, इस थ्योरी ऑफ क्रिएशन में जो इब्न सीना है वो डिस्क्राइब करते हैं कि जो गॉड है उसने क्रिएट किया यूनिवर्स को थ्रू डिफरेंट हायरार्कीज। सो डायरेक्टली गॉड ने यूनिवर्स को क्रिएट नहीं किया। यूनिवर्स को क्रिएट करने से पहले गॉड ने क्रिएट की हायरार्कीज और वी कैन से लेवल्स। सो गॉड ने फर्स्ट क्रिएट किया फर्स्ट इंटेलेक्ट्स को, और वी कैन से गॉड ने फर्स्ट क्रिएट किया एंजल्स को और फरिश्तों को। देन उन फरिश्तों को गॉड ने काम दिया कि आप आसमान क्रिएट करेंगे, और वो आल्सो सेकंड इंटेलेक्ट्स को क्रिएट करेंगे। सो ये जो फर्स्ट इंटेलेक्ट्स थे, ये जो एंजल्स थे, इन्होंने क्रिएट किया आसमान को, और इन्होंने आल्सो क्रिएट किया सेकंड इंटेलेक्ट्स को विद द हेल्प ऑफ गॉड। देन फर्दर जो सेकंड इंटेलेक्ट्स थे उनका भी सेम काम दिया गॉड ने कि आप थर्ड इंटेलेक्ट्स को क्रिएट करेंगे एज वेल एज आप सेलेस्टियल स्फीयर और वी कैन से आसमान को क्रिएट करेंगे। सो इसी तरह से गॉड ने क्रिएट करवाया डिफरेंट हायरार्कीज को, लेवल्स को, अप टू द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, जो कि हम आगे भी डिस्कस करेंगे जिससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। सो इब्न सीना के अकॉर्डिंग जो प्रोसेस ऑफ इमानेशन है ये प्योरली मेटाफिजिकल है रादर दैन टेम्पोरल। दैट मीन्स कंसेप्चुअली और हाइपोथेटिकली हम कहते हैं कि जो क्रिएशन है और जो नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस है इसको गॉड ने अरेंज किया पहले इन हायरार्कियल ऑर्डर, और वी कैन से लेवल्स में फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो इब्न सीना के अकॉर्डिंग जो गॉड है उसने क्रिएट किया यूनिवर्स को थ्रू द सीरीज ऑफ लेवल्स, स्ट्रेटास और हायरार्कीज फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल। ना बात करते हैं अबाउट दीज हायरार्कीज वन बाय वन। फर्स्ट और जो टॉप लेवल है इस हायरार्की की दैट इज नेसेसरी एग्जिस्टेंस, दैट मीन्स गॉड। गॉड जो है वो आता है एट द टॉप ऑफ दिस हायरार्की, जो कि अल्टीमेट सोर्स है ऑल एग्जिस्टेंस का, जिसने क्रिएट किया यूनिवर्स को थ्रू डिफरेंट हायरार्कीज और लेवल्स। एंड इब्न सीना के अकॉर्डिंग जो गॉड है वो ओनली क्रिएटर नहीं है बट गॉड इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस और नेसेसरी एग्जिस्टेंट, और वी कैन सी फर्स्ट काज और अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस। इन हिज मेटाफिजिक्स जो इब्न सीना है वो लिखते हैं कि जो एंटायर यूनिवर्स है इसको गॉड ने ऑर्गेनाइज, मेंटेन, क्रिएट किया थ्रू डिफरेंट हायरार्कियल स्ट्रक्चर्स। सो इब्न सीना के अकॉर्डिंग जो प्रोसेस ऑफ क्रिएशन है, इमानेशन है, वो बिगिन होती है जब गॉड क्रिएट करता है डिफरेंट हायरार्कीज, इंटेलेक्ट्स को, एंड थ्रू विच देन गॉड जो है वो क्रिएट करता है वर्ल्ड को।
सो इब्न सीना लिखते हैं कि जो गॉड है उसने क्रिएट किया यूनिवर्स को इन डिफरेंट हायरार्कीज। जैसे उसने फर्स्ट क्रिएट किया एंजल्स को, और वी कैन से फर्स्ट इंटेलेक्टस को, देन उन फर्स्ट इंटेलेक्टस ने क्रिएट किया सेलेस्टियल स्फीयर्स को, और वी कैन से आसमानों को, और उन्होंने आल्सो क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ गॉड सेकंड इंटेलेक्टस को। उन सेकंड इंटेलेक्टस ने आल्सो क्रिएट किया सेलेस्टियल स्फीयर को। अलॉन्ग विद दैट उन्होंने आल्सो क्रिएट किया थर्ड इंटेलेक्टस को विद द हेल्प ऑफ गॉड, अंटिल जब तक क्रिएशन हुई यूनिवर्स की, आई एम सॉरी, जब तक क्रिएशन हुई वर्ल्ड की। सो हम समझ सकते हैं कि जो प्रोसेस ऑफ क्रिएशन है और वी कैन सी इमानेशन है वो शुरू होती है फ्रॉम गॉड, जो कि नेसेसरी एग्जिस्टेंट है, जो कि आता है एट द टॉप ऑफ द हायरार्की, जो कि फर्दर क्रिएट करता है फर्स्ट इंटेलेक्टस को, एंजल्स को। देन वो एंजल्स जो है वो गॉड की मदद से सेलेस्टियल स्फीयर्स को क्रिएट करते हैं। देन ये जो इंटेलेक्टस हैं ये फर्दर क्रिएट करते हैं सेकंड इंटेलेक्टस को, वो आल्सो क्रिएट करते हैं सेलेस्टियल स्फीयर्स को। देन ये जो सेकंड इंटेलेक्टस हैं ये फर्दर क्रिएट करते हैं अदर सब्सिक्वेंट इंटेलेक्टस को, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये हमें क्लियर होता है कि जो गॉड है उसने डायरेक्टली क्रिएट नहीं किया है मटेरियल वर्ल्ड को, बट उसने फर्स्ट क्रिएट की हायरार्कीज, स्ट्रक्चर्स और लेवल्स थ्रू विच ही क्रिएटेड द यूनिवर्स। और ये जो हायरार्कीज लेवल्स हैं इनको क्रिएट किया गॉड ने थ्रू हिज इनफाइनाइट विजडम पावर, जो कि आल्सो प्रिजर्व करते हैं सिंपलिसिटी एंड यूनिटी ऑफ द गॉड। हियर आर सम की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेसेसरी एग्जिस्टेंट। फर्स्ट जो है दैट इज एग्जिस्टेंस बाय नेसेसिटी। इब्न सीना के अकॉर्डिंग जो गॉड है वो नेसेसरी एग्जिस्टेंट है, दैट मीन्स जो गॉड की एग्जिस्टेंस है वो डिपेंड नहीं है ऑन एनीथिंग एल्स, जिसकी एग्जिस्टेंस जो है वो एसेंशियल है और अनअल्टरेबल है, और वी कैन से अनचेंजिंग है। सो इब्न सीना के अकॉर्डिंग नेसेसरी एग्जिस्टेंट दैट इज पॉसिबल वजूद जो है दैट इज टोटली इंट्रिंसिक, दैट इज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग एल्स। दैट आल्सो मीन्स कि जो गॉड की एग्जिस्टेंस है वो ऑरिजिनेट होती है फ्रॉम हिज ओन नेचर, जो कि एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली, जो कि डिपेंड नहीं है ऑन एनी कॉज, कंडीशन और एंटिटीज एज कम्पेयर्ड टू एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स। सो इब्न सीना के अकॉर्डिंग जो एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स है वो कंटिजेंटली एग्जिस्टेंस है, दैट मीन्स जो यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस है दैट इज़ नॉट नेसेसरी, बिकॉज जो यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस है वो डिपेंड है ऑन सर्टन कंडीशंस, कॉजेज विच आल्सो हैड इट इज बिगिनिंग और एंड। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक जो है नेसेसरी एग्जिस्टेंट का वो है सेल्फ सफिशिएंसी। इब्न सीना के अकॉर्डिंग जो नेसेसरी एग्जिस्टेंट है दैट इज गॉड वो कम्प्लीटली सेल्फ सफिशिएंट है, दैट मीन्स कि जो गॉड है वो एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली और उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी भी एक्सटर्नल सपोर्ट और कंडीशन के लिए फॉर हिज एग्जिस्टेंस, और जिसके ना ही इक्वल्स है और ना ही पार्ट्स और ना ही कंपेनियंस है, और जो कि अल्टीमेट सोर्स हैं ऑल रियलिटी का, और वी कैन से फर्स्ट कॉज है सभी एग्जिस्टेंस और रियलिटी का। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो है दैट इज यूनिटी एंड सिंपलिसिटी। इब्न सीना के अकॉर्डिंग जो एग्जिस्टेंट है और जो गॉड है वो एब्सोल्यूट वन है, इनडिवाइजिबल है, दैट मीन्स गॉड हैज़ नो प्लुरैलिटी और वी कैन से डिविजन, और वी कैन से देयर वर नो complexity or parts of necessary existence. Instead, God is सिंगल और सेल्फ सफिशिएंट। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक जो है नेसेसरी एग्जिस्टेंट का वो है इम्यूटेबिलिटी। इब्न सीना के अकॉर्डिंग नेसेसरी एग्जिस्टेंट और जो गॉड है वो अनचेंजिंग है, जो कि परमानेंट है, और वी कैन से जो गॉड की एग्जिस्टेंस है वो स्टेबल है, कंसिस्टेंट है, जो कि इटर्नली सेम रहता है, जिसका जो नेचर है वो अल्टीमेट सोर्स है सभी एग्जिस्टेंस का। सो फॉर इब्न सीना जो नेसेसरी एग्जिस्टेंट और जो गॉड है वो कंसिस्टेंट है और टाइमलेस है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज़ प्योर इंटेलेक्ट। इब्न सीना के अकॉर्डिंग जो गॉड है वो ओनली प्योर इंटेलेक्ट है, जो कि अवेयर है अबाउट हिज ओन एसेंस, हु इज़ अल्टीमेटली द सोर्स ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस। और ये जो सेल्फ अवेयरनेस है गॉड की, इट मेक्स हिम डिफरेंट फ्रॉम अननेसेसरी बींग्स और ह्यूमन बींग्स हु हैव लिमिटेड नॉलेज एंड अवेयरनेस। और गॉड की जो सेल्फ अवेयरनेस का जो एक्ट है, इट आल्सो एक्ट्स एज अ बेसिस फॉर all levels of existence. Sixth characteristic of necessary existent is source of all existence.
अकॉर्डिंग टू इब्न सीना जो नेसेसरी एग्जिस्टेंट वाजिबल वजूद और वी कैन से गॉड जो है वो अल्टीमेट सोर्स है ऑल अदर बींग्स का, और वी कैन से जो गॉड है वो फाउंडेशनल काज है सभी एग्जिस्टेंस का। वट एवर जो भी एग्जिस्ट करता है डेट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम नेसेसरी एग्जिस्टेंट, दैट इज गॉड। सो जो इब्न सीना है वो डिस्क्राइब करते हैं प्रोसेस ऑफ इमानेशन और क्रिएशन एज मेटाफिजिकल, जहाँ पे नेसेसरी एग्जिस्टेंट और वी कैन से गॉड रेस्पॉन्सिबल है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल थिंग्स और रियलिटी। 7 कैरेक्टरिस्टिक जो है नेसेसरी एग्जिस्टेंट का, दैट इज कॉज ऑफ परफेक्शन। इब्न सीना जो है वो कंसिडर करते हैं गॉड को एज हाईएस्ट एंड मोस्ट परफेक्ट बीइंग, जो कि पॉजेस करता है सभी परफेक्शंस इन फुलेस्ट सेंस, जैसे यूनिटी, नॉलेज, पावर, गुडनेस एट्सट्रा। सो इब्न सीना के अकॉर्डिंग जो एट्रीब्यूट्स हैं गॉड के, इंक्लूडिंग गुडनेस, ट्रूथ, नॉलेज, परफेक्शन, ये एब्सोल्यूट हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं इन फुल फॉर्म विद इन गॉड, वायरएज जो ह्यूमन बींग्स हैं वो पॉजेस करते हैं इन एट्रीब्यूट्स को इन लिमिटेड एंड इम्परफेक्ट मैनर। एनी हाउ बेसिकली जो इब्न सीना का कंसेप्ट है नेसेसरी एग्जिस्टेंट का, इट फिल्स द गैप बिटवीन फिलॉसफी एंड रिलीजन बाय सजेस्टिंग दैट कि जो नेसेसरी एग्जिस्टेंट और जो गॉड है वो अल्टीमेट सोर्स है सभी एग्जिस्टेंस का, जो कि अनकॉज्ड काज है सभी एग्जिस्टेंस का। बेसिकली थ्रू दिस कंसेप्ट इब्न सीना जो है वो प्रोवाइड करता है लॉजिकल एक्सप्लेनेशन अबाउट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। और ये जो कंसेप्ट है नेसेसरी एग्जिस्टेंट का, इट आल्सो सर्व as a foundation for Ibn Sina's metaphysics, which also provides coherent understanding of God and created world. now बात करते हैं सेकंड हायरार्की की और सेकंड लेवल ऑफ हायरार्की, दैट इज फर्स्ट इंटेलेक्ट। कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट इंटेलेक्ट दैट इज अल अकल अल अवल, ये आल्सो प्ले करता है क्रूशल रोल इन इब्न सीनास मेटाफिजिक्स थ्योरी। और जैसे कि मैंने अभी आपको बोला इब्न सीना के अकॉर्डिंग जो गॉड है उसने फर्स्ट क्रिएट किया फर्स्ट इंटेलेक्टस को, एंजल्स को, विच इज़ द फर्स्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, विच आल्सो एक्ट एज बिगिनिंग ऑफ हायरार्कियल चेन। और ये जो फर्स्ट हायरार्की है ये एक्ट करती है एज ए क्रूशल लिंक बिटवीन गॉड एंड अदर हायरार्कीज। और ये जो हायरार्की है इट इज़ प्योर, दैट मीन्स इट इज़ क्लोजली कनेक्टेड विद गॉड। लेकिन ये जो फर्स्ट इंटेलेक्ट्स हैं ये डिफरेंट हैं फ्रॉम गॉड इन टर्म्स ऑफ इट इज पोटेंशियल फॉर मल्टीप्लिसिटी। दैट मीन्स कि जो फर्स्ट इंटेलेक्ट्स हैं इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द लेवल ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम वननेस ऑफ गॉड अप टू द मल्टीप्लिसिटी ऑफ क्रिएटेड यूनिवर्स। और ये जो फर्स्ट इंटेलेक्ट्स हैं ये आल्सो एक्ट करते हैं एज अ ब्रिज, जो कि कनेक्ट रखती है गॉड को विद द अदर इंटेलेक्ट्स और वी कैन से अदर सब्सिक्वेंट इंटेलेक्ट्स। और ये जो फर्स्ट इंटेलेक्ट्स हैं ये आल्सो प्रिजर्व करते हैं कोर थियोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ गॉड्स एब्सोल्यूट वननेस। बेसिकली ये जो कंसेप्ट है हायरार्कीज का इन इब्न सीनास फिलॉसफी, इट शोज कैसे मल्टीप्लिसिटी और डाइवर्सिटी ऑफ यूनिवर्स ऑरिजिनेट होती है फ्रॉम सिंगल यूनिफाइड सोर्स दैट इज गॉड। सो इब्न सीना के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट इंटेलेक्ट है ये फर्स्ट क्रिएशन है नेसेसरी एग्जिस्टेंट की, दैट इज गॉड। और उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट इंटेलेक्ट्स हैं ये also act करते हैं as a source for other intellects until the creation of material universe। और ये जो हायरार्कीज का कंसेप्ट है इन इब्न सीनास फिलॉसफी वो लेते हैं इसको फ्रॉम एरिस्टोटल एंड नियो प्लेटोनिक आइडियाज से, और वो इन आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करता है इन इस्लामिक थियोलॉजी, विच आल्सो फोकसेस ऑन द यूनिटी और वननेस ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बोला। हेंस इब्न सीना के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट इंटेलेक्ट है ये फर्स्ट एक्ट ऑफ क्रिएशन है गॉड का, जो कि प्योरली इंटेलेक्चुअल है। दैट मीन्स इट इज़ नॉट एनी फिजिकल प्रोसेस बट रादर इट इज़ अ मेटाफिजिकल वन विच केम इनटू द एग्जिस्टेंस थ्रू द डायरेक्ट इंटरवेंशन ऑफ गॉड। सो इब्न सीना के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट इंटेलेक्ट है इट इज़ द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ गॉड्स इंटेलेक्ट, जिसको गॉड ने क्रिएट किया थ्रू हिज सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ नॉलेज। फर्दर इब्न सीना के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट इंटेलेक्ट है इसके हमें 2 एक्ट्स ऑफ कंटेम्पलेशन देखने को मिलते हैं, दैट इज कंटेम्पलेशन ऑफ नेसेसरी एग्जिस्टेंट दैट इज गॉड एंड कंटेम्पलेशन ऑफ इटसेल्फ। फर्स्ट फ्रॉम इट इज कंटेम्पलेशन ऑफ गॉड, फर्स्ट इंटेलेक्ट जो है इसको क्रिएट किया बाय द गॉड। देन जो फर्स्ट इंटेलेक्ट्स हैं दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ सेकंड इंटेलेक्ट। That also means कि जो सेकंड इंटेलेक्ट्स हैं they are the direct consequences outcomes of first intellect। So ये जो फर्स्ट इंटेलेक्ट्स हैं इन्होंने क्रिएट किया सेकंड इंटेलेक्ट्स को with the help of God।
देन ये जो सेकंड इंटेलेक्ट्स है इन्होंने क्रिएट किया थर्ड इंटेलेक्ट्स को विद द हेल्प ऑफ गॉड, सो ऑन एंड सो फोर्थ अंटिल द एंटायर कॉस्मोस कॉस्मिक यूनिवर्स इज फॉर्मड। सेकंड, थ्रू फर्स्ट इंटेलेक्ट्स कंटेम्पलेशन विथ इटसेल्फ। जो फर्स्ट इंटेलेक्ट्स हैं और वी कैन से एंजल्स जो है उन्होंने क्रिएट किया फर्स्ट सेलेस्टियल स्फीयर को। Celestial sphere we can understand as stars, outer spheres that surrounded the earth, or we can say observable universe. Hence Ibn Sina के according जो first intellect है they are purely intellectual or we can say non-material, जो कि exist करते हैं in the purest form and being, जो कि first creation है God की, जो कि responsible है for the creation of other intellects which ultimately lead the creation of the world. और ये जो फर्स्ट इंटेलेक्ट्स हैं ये ऑल्सो एक्ट करते हैं एज ए ट्रांसफॉर्मेशन टूल। दैट मीन्स ये जो फर्स्ट इंटेलेक्ट्स हैं इनके थ्रू गॉड जो है वो शेयर करता है, ट्रांसमिट करता है अपनी डिवाइन नॉलेज को टू द अदर लेवल्स और अदर हायरार्कीज अप टू द एक्टिव इंटेलेक्ट और वी कैन से अप टू द ह्यूमन बींग्स। सो ये जो फर्स्ट इंटेलेक्ट है इनको कंसिडर किया जाता है एज हाइस्ट फॉर्म ऑफ गॉड्स नॉलेज ट्रूथ which is purely abstract and immaterial. Therefore जो necessity है फर्स्ट इंटेलेक्ट की that is derivative, that means कि जो फर्स्ट इंटेलेक्ट है ये necessary है because इनको डायरेक्टली क्रिएट किया है by the God जो कि सोर्स है सभी नेसेसिटी और बींग्स का। इसके अलावा फर्स्ट इंटेलेक्ट जो है इसको ऑल्सो कंसिडर किया जाता है एज इंटरमीडियरी और वी कैन से ब्रिज बिटवीन गॉड एंड द क्रिएटेड यूनिवर्स। दैट मीन्स कि जो गॉड है उसने क्रिएट किया फर्स्ट इंटेलेक्ट को फॉर द क्रिएशन ऑफ अदर लेवल्स ऑफ हायरार्कीज इंक्लूडिंग सेकंड इंटेलेक्ट, सब्सिक्वेंट इंटेलेक्ट, सोलस मटेरियल वर्ल्ड और विच आल्सो एक्ट एज ए टूल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ गॉड्स नॉलेज। सो ये जो फर्स्ट इंटेलेक्ट्स हैं इनको रिगार्ड किया जाता है एज हाइस्ट एंड मोस्ट परफेक्ट इंटेलेक्ट्स जिनको गॉड ने डायरेक्टली क्रिएट किया, जो कि प्योर फॉर्म है इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस के, जो कि आल्सो एक्ट करते हैं एज ए सोर्स ऑफ अदर सब्सिक्वेंट इंटेलेक्ट्स। और हर एक इंटेलेक्ट जो है दे आर एसोसिएटेड विद देयर ओन स्पेसिफिक सेलेस्टियल स्फीयर and each intellect is responsible for the creation of other intellects along with their own celestial spheres up to the last intellect that is active intellect. However जो नेचर है इन इंटेलेक्ट्स का वो टोटली इटरनल है। दैट मीन्स हर एक इंटेलेक्ट जो है उनकी हमें ना ही बिगिनिंग देखने को मिलती है और ना ही एंड देखने को मिलते हैं, जो कि एग्जिस्ट करते हैं आउटसाइड द टाइम, जो कि चेंज और डेवलप नहीं होते हैं इन द वे दैट मटेरियल एंटिटीज डू। Basically here it maintains the unchanging nature of God who created these intellects. Anyhow जो फर्स्ट इंटेलेक्ट्स हैं ये प्ले करते हैं क्रूशल रोल इन इब्न सीनास मेटाफिजिक्स विच आल्सो एक्ट एज ए फाउंडेशन फॉर हिज एपिस्टेमोलॉजी, जिनमें इब्न सीना जो है वो बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं कि जो फर्स्ट इंटेलेक्ट है ये फर्स्ट क्रिएशन है नेसेसरी एग्जिस्टेंट की, दैट इज गॉड, जो कि एब्सोल्यूट है, सेल्फ सफिशिएंट है। सो जो इब्न सीना है वो डिफाइन करते हैं फर्स्ट इंटेलेक्ट को एज फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ गॉड्स विल एंड नॉलेज, जो कि आल्सो एक्ट करते हैं एज ए बिगिनिंग ऑफ ऑल क्रिएशन और हायरार्कियल स्ट्रक्चर्स दैट गवर्नस यूनिवर्स, which also act as a crucial intermediary bridge between God and multiplicity of creation, and it provides a rational framework for understanding कैसे God ने create किया diverse and complex universe को। Basically ये जो concept है इंटेलेक्ट्स का ये लेते हैं इब्न सीना फ्रॉम ग्रीक मेटाफिजिकल आइडियाज से, और वो यूज़ करता है ग्रीक मेटाफिजिकल आइडियाज विद इन इस्लामिक थियोलॉजी, स्पेशली द आइडियाज ऑफ प्लेटो, एरिस्टोटल, which also provide profound explanations about the nature of reality, relationship between God and material world, etc. Now बात करते हैं थर्ड लेवल्स ऑफ हायरार्की की, दैट इज सब्सिक्वेंट इंटेलेक्ट्स एंड स्फीयर्स। सब्सिक्वेंट इंटेलेक्ट्स इंक्लूड थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ and eighth intellect, eighth and ninth intellects. These subsequent intellects are 7 in number. They are total 7. जैसे कि हम जानते हैं कि जो इब्न सीना है वो डिफाइन करते हैं नेसेसरी एग्जिस्टेंट गॉड को एज द सोर्स ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, जिसने पहले ही क्रिएट किया फर्स्ट इंटेलेक्ट को, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज फर्स्ट इंटेलेक्ट्स गॉड ने क्रिएट करवाया सेकंड इंटेलेक्ट, सब्सिक्वेंट इंटेलेक्ट्स को। सो इसी तरह से इन इंटेलेक्ट्स की मदद से गॉड ने क्रिएट किया चेन ऑफ इंटेलेक्ट्स, एंड थ्रू दीज इंटेलेक्ट्स गॉड हैड फाइनली क्रिएटेड सबलूनरी वर्ल्ड।
सो हर एक लेवल जो है इन हायरार्की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, they are depend on above their level of hierarchy. Means a second is depend on first, third is depend on second, fourth is depend on third, so on and so forth. Here ये हमें क्लियर होता है कि जो गॉड है उसने फर्स्ट क्रिएट किया फर्स्ट इंटेलेक्ट को, देन थ्रू फर्स्ट इंटेलेक्ट गॉड ने क्रिएट किए एडिशनल इंटेलेक्ट्स, और इन इंटेलेक्ट्स ने आल्सो क्रिएट किया अपने सेलेस्टियल स्फीयर्स को. सो हर एक लेवल जो है हायरार्की जो है इंटेलेक्ट्स की, उनको गॉड ने स्पेसिफिक रूल दिया इन द एंटायर कॉस्मोस और यूनिवर्स. बेसिकली ये जो एंटायर प्रोसेस है क्रिएशन की, इट शोज कैसे मल्टीप्लिसिटी जो है फिजिकल वर्ल्ड की वो डिराइव होती है फ्रॉम द प्योर यूनिटी ऑफ नेसेसरी एग्जिस्टेंट दैट इज गॉड. और कैसे ये जो सिस्टम्स लेवल्स ऑफ इंटेलेक्ट स्फीयर्स हैं ये फंक्शन करते हैं अंडर द कॉस्मिक ऑर्डर, जो ये गॉड को कनेक्ट रखते हैं विद द मटेरियल वर्ल्ड. एंड हाउ दीज हायरार्कियल स्ट्रक्चर्स आल्सो मेंटेन द यूनिटी सिंगुलरिटी ऑफ गॉड, and how these multiple diverse hierarchies are connected with the single source that is necessary existent God. Let us briefly discuss about the structures of intellects and spheres through which you can easily understand this concept. फर्स्ट बात करते हैं फर्स्ट इंटेलेक्ट की. जैसे कि अब हम जानते हैं कि जो फर्स्ट इंटेलेक्ट है इनको डायरेक्टली क्रिएट किया बाय गॉड जो कि नेसेसरी एग्जिस्टेंट है, और ये जो फर्स्ट इंटेलेक्ट्स हैं इन्होंने फर्दर क्रिएट किया सेकंड इंटेलेक्ट्स को विद द हेल्प ऑफ गॉड्स विल एंड पावर along with their own celestial spheres. So जो फर्स्ट इंटेलेक्ट्स हैं इनको गॉड ने एक रूल दिया कि आप सेकंड इंटेलेक्ट्स को क्रिएट करेंगे, along with that आप अपने सेलेस्टियल स्फीयर को क्रिएट करेंगे. सिमिलरली सेकंड इंटेलेक्ट्स का आल्सो गॉड ने रूल दिया कि आप थर्ड इंटेलेक्ट्स को क्रिएट करेंगे along with their own celestial sphere, so on and so forth. Now सेकंड इंटेलेक्ट जो है ये प्रोडक्ट है फर्स्ट इंटेलेक्ट्स की, जिनको फर्स्ट इंटेलेक्ट्स ने क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ नेसेसरी एग्जिस्टेंट. और ये जो इंटेलेक्ट्स हैं ये एंगेज रहते हैं विद द नेसेसरी एग्जिस्टेंट दैट इज गॉड एज वेल एज विद इटसेल्फ. देन थ्रू द सेल्फ कंटेम्पलेशन ऑफ द सेकंड इंटेलेक्ट्स विद इटसेल्फ दे क्रिएटेड देयर ओन सेलेस्टियल स्फीयर और स्टार्स, और वी कैन से आउटर मोस्ट स्फीयर्स ऑफ कॉस्मोस. देन थर्ड इंटेलेक्ट्स, जो सेकंड इंटेलेक्ट्स हैं विद द हेल्प ऑफ गॉड दे गिव राइज टू द थर्ड इंटेलेक्ट्स. एंड गॉड गिव रूल टू दीज थर्ड इंटेलेक्ट्स दैट कि आप क्रिएट करेंगे फोर्थ इंटेलेक्ट्स को एज वेल एज अपने उन सेलेस्टियल स्फीयर को, दैट इज सैटर्न. सो इसी तरह से गॉड थर्ड इंटेलेक्ट्स ने क्रिएट किया फोर्थ इंटेलेक्ट्स को, फोर्थ ने क्रिएट किया फिफ्थ ने क्रिएट किया सिक्स्थ को, अप टू द नाइन्थ इंटेलेक्ट्स. सो नेक्स्ट जो है दैट इज सब्सिक्वेंट इंटेलेक्ट्स. ये इंटेलेक्ट्स हैं फ्रॉम फोर्थ टू नाइन्थ. जैसे कि मैंने बोला अभी कि जो थर्ड इंटेलेक्ट्स हैं इन्होंने फर्दर क्रिएट किया अदर इंटेलेक्ट्स को, उन्होंने क्रिएट किया फर्दर अदर इंटेलेक्ट्स को. ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहती है अप टू द नाइन्थ इंटेलेक्ट. एंड गॉड गिव देम आल्सो एज देयर ओन स्पेसिफिक रोल कि वो क्रिएट करेंगे अपने ओन सेलेस्टियल स्फीयर को थ्रू सेल्फ कंटेम्पलेशन. जैसे सब्सिक्वेंट इंटेलेक्ट्स ने क्रिएट किया जुपिटर, मार्स, सन, वेनस, मरकरी, मून एटसेट्रा. फाइनली जो नाइन्थ इंटेलेक्ट है वो क्रिएट करते हैं टेंथ इंटेलेक्ट को, दैट इज एक्टिव इंटेलेक्ट, दैट इज वी आल्सो कॉल्ड एज अल अक्ल अल फाल. दैट इज द फाइनल इंटेलेक्ट इन द सीरीज ऑफ इंटेलेक्ट्स. एंड दिस इंटेलेक्ट जो है ये आल्सो प्ले करता है क्रूशियल रोल इन ह्यूमन इंटेलेक्ट. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस इंटेलेक्ट गॉड हैड क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग्स, and with the help of this intellect God give knowledge to the human beings so that they can understand universal truths forms. और ये जो इंटेलेक्ट है ये आल्सो लिंक एक्ट करता है एज अ लिंक बिटवीन ऑल इंटेलेक्ट्स एंड मटेरियल वर्ल्ड. एंड थ्रू दिस इंटेलेक्ट जो गॉड है उसने प्रोवाइड किया ह्यूमन बीइंग्स को नॉलेज अंडरस्टैंडिंग सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द मटेरियल वर्ल्ड. सो जो एक्टिव इंटेलेक्ट है ये फाइनल एंड लोवेस्ट इंटेलेक्ट है इन द चेन ऑफ क्रिएशन विच इज क्लोजली रिलेटेड विद द सबलुनरी वर्ल्ड. और ये जो इंटेलेक्ट है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है विद द लोवेस्ट सेलेस्टियल स्फीयर जो कि इन्फ्लुएंस करता है मटेरियल वर्ल्ड को इंक्लूडिंग अर्थ एंड एवरीथिंग जो भी एग्जिस्ट करता है इन दिस अर्थ और जो कि आता है बीनीथ द मून. और ये जो इंटेलेक्ट है ये आल्सो गवर्न करता है नेचुरल प्रोसेसेस मटेरियल वर्ल्ड को. सबलुनरी वर्ल्ड को हम समझ सकते हैं एज वर्ल्ड ऑफ एग्जिस्टेंस जो कि चेंज होता है, जो कि इम्परफेक्ट है, जो कि डिपेंड है as compared to intellects or celestial spheres which are totally eternal and unchanging. So God had divided each level of hierarchy of intellects
into the different grades of perfection. That means each level of perfection, that means each level of intellect have their own level of perfection based on their rank. For instance, first intellect is more perfect than second, then second intellect is more perfect than third, then third intellect is more perfect than fourth, so on and so forth. So Ibn Sina के according ये जो intellects है from first to 10th they are immaterial beings. That means ये जो intellects है ये exist नहीं करते हैं in time or space, but they are purely intellectual entities or immaterial entities जो कि exist करते हैं outside the bounds of time. They are also not the subject to change. और ये जो क्रिएशन है इंटेलेक्ट्स की, इट इज़ आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेलेस्टियल स्फीयर्स और आउटर मोस्ट बाउंड्रीज ऑफ कॉस्मोस. और हर एक सेलेस्टियल स्फीयर जो है ये कोसेंट्रिक है दैट सराउंडेड द अर्थ, एंड ईच सेलेस्टियल स्फीयर जो है ये फंक्शन वर्क करते हैं अंडर देयर ओन इंटेलेक्ट्स. और जो मोशन है इन स्फीयर्स की दैट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, cycles of time and change in a material world. Anyhow, subsequent intellects and spheres, it is the important concept of Ibn Sina's metaphysics, जिनमें Ibn Sina जो है एक्सप्लेन करते हैं कि जो स्ट्रक्चर है यूनिवर्स और जो क्रिएशन है उसको क्रिएट किया है by necessary existent that is God. And he also explains that this hierarchical system maintains the order of cosmos, and it also provides the rational basis for understanding the relationship between God, celestial spheres and material world. Among which जो active intellect है, it is the final intellect that plays crucial role in human knowledge functioning of the natural world. now बात करते हैं about last and the fourth level of hierarchy, that is active intellect. एक्टिव इंटेलेक्ट इसको ऑल्सो जाना जाता है एज अल अकल अल फाल, जो कि 10th एंड फाइनल इंटेलेक्ट है इन द सीरीज ऑफ इंटेलेक्ट्स जिसको क्रिएट किया है बाय द गॉड. और ये जो इंटेलेक्ट है ये कनेक्ट रखता है गॉड को विद द मटेरियल वर्ल्ड. सो ये जो इंटेलेक्ट है ये लास्ट इंटेलेक्ट है इन द चेन ऑफ इंटेलेक्ट्स विच केम आफ्टर द 9th इंटेलेक्ट. जो फर्स्ट 9 इंटेलेक्ट्स हैं दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 9 सेलेस्टियल स्फीयर्स, व्हाइल एज ये जो इंटेलेक्ट है इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मटेरियल वर्ल्ड एंड ह्यूमन इंटेलेक्ट. एंड इट इज़ थ्रू दिस इंटेलेक्ट गॉड गिव्स human beings knowledge so that they can realize the thinking capacity of mind, that is al-aql bil quwa, so that human beings can understand universal truths, difficult complex concepts. That is basically only possible through active intellect. जब एक्टिव इंटेलेक्ट्स ने क्रिएट किया मटेरियल वर्ल्ड को, ह्यूमन बींग्स को, देन इट बिकेम एक्चुअल इंटेलेक्ट, दैट इज अक्ल बिल फील, which also give capacity to the human beings, human mind, for understanding universal truths, abstract and difficult thoughts. और एक्टिव इंटेलेक्ट जो है ये also एक्ट करता है एज अ लाइट फॉर ह्यूमन माइंड. जैसे जो आई है वो देख नहीं सकती हैं विदाउट द लाइट, सिमिलरली जो ह्यूमन इंटेलेक्ट है दैट ट्रूली कैनॉट नो विदाउट द हेल्प ऑफ एक्टिव इंटेलेक्ट. इसके अलावा जो एक्टिव इंटेलेक्ट है ये आल्सो एक्ट करता है एज ए स्टोर हाउस ऑफ यूनिवर्सल फॉर्म्स लाइक जस्टिस, ब्यूटी, गुडनेस. दैट मीन्स कि जो एक्टिव इंटेलेक्ट है ये एक्ट करता है एज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स थिंग्स इन मटेरियल वर्ल्ड जो कि एग्जिस्ट करते हैं इटरनली ऑन active intellect, through which human beings can use these forms in their own intellectual processes. और जब human beings engage होते हैं with these universal forms, they don't directly engage with them, but they engage with these concepts of universal forms through active intellect that only exist in the active intellect. In addition, active intellect also plays epistemological role. That means it acts as a bridge between God and the material world, and it also helps human beings to realize the potentialities in the world, including the origination of forms, structures, form of matter, etc. इसके अलावा जो एक्टिव इंटेलेक्ट है it is also responsible for the process of generation as well as for the process of corruption that occur in the material world, including change, motion, impermanence. जनरेशन को हम समझ सकते हैं एज क्रिएशन ऑफ न्यू फॉर्म्स एंटिटीज इन मटेरियल वर्ल्ड, वाइल एज करप्शन को हम समझ सकते हैं एज प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंटिटीज. सो जो एक्टिव इंटेलेक्ट है इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल जो कि गवर्न करते हैं
करता है नेचुरल लॉज प्रोसेस को, विच इज़ आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ग्रोथ डिके इन द मटेरियल वर्ल्ड, जैसे मूवमेंट ऑफ अर्थ, क्रिएशन ऑफ लिविंग बींग्स, ऑकरेंस ऑफ नेचुरल फिनोमिना एट्सेट्रा। सो जो एक्टिव इंटेलेक्ट है ये एक्ट करता है एज ए मीडिएटर बिटवीन सेलेस्टियल बॉडीज़ एंड मटेरियल वर्ल्ड। और ये जो इंटेलेक्ट्स हैं और जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं ये एग्जिस्ट करते हैं इन इमेटीरियल फॉर्म, और वी कैन से दे आर अनचेंजिंग, जो कि रेस्पॉन्सिबल हैं फॉर द हार्मोनियस मोशन ऑफ हेवनस। वाइल एज जो एक्टिव इंटेलेक्ट है ये कनेक्ट रखता है मटेरियल वर्ल्ड को विथ अदर इंटेलेक्ट्स इंक्लूडिंग गॉड। और जो मटेरियल वर्ल्ड है दैट इज अनचेंजिंग, इम्परफेक्ट एंड डिपेंडेंट, वेयर देयर इज मल्टीप्लिसिटी। सो जो एक्टिव इंटेलेक्ट है इट एक्ट एज अ ब्रिज दैट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम गॉड दैट गिव राइज टू द मटेरियल वर्ल्ड और ह्यूमन बींग्स। अनीहाउ जो एक्टिव इंटेलेक्ट है ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इब्न सीना के मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी का, एंड इट इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग कैसे ह्यूमन बींग्स को क्रिएट किया बाय द गॉड थ्रू एक्टिव इंटेलेक्ट, एंड हाउ गॉड प्रोवाइडेड नॉलेज टू द ह्यूमन बींग्स थ्रू एक्टिव इंटेलेक्ट, एंड कैसे मटेरियल वर्ल्ड को गवर्न करते हैं गॉड, और कैसे गॉड ने कम्युनिकेट की अपनी डिवाइन नॉलेज को टू द मटेरियल वर्ल्ड थ्रू एक्टिव इंटेलेक्ट। सो इब्न सीना के अकॉर्डिंग जो एक्टिव इंटेलेक्ट है ये एक्ट करता है एज अ ब्रिज बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड गॉड, विच इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग नॉलेज, गाइडिंग इंटेलेक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हायर ट्रूथ्स ऑफ एग्जिस्टेंस। बेसिकली यहाँ इब्न सीना जो है वो कंबाइन करते हैं फिलॉसफी, थियोलॉजी और साइंस को इन ऑर्डर टू प्रोवाइड कोहेसिव अंडरस्टैंडिंग अबाउट द यूनिवर्स एंड द वर्ल्ड। ना बात करते हैं अबाउट सबलूनरी वर्ल्ड। इब्न सीना की कॉस्मोलॉजी के अकॉर्डिंग जो सबलूनरी वर्ल्ड है ये रीजन है जो कि आता है बीनीथ द सरफेस ऑफ मून, जैसे टेरेस्ट्रियल फिनोमिना, मटेरियल वर्ल्ड। सो सबलूनरी वर्ल्ड में जो भी एग्जिस्ट करता है दैट इज सब्जेक्ट टू चेंज और डीके, और ये जो सबलूनरी वर्ल्ड है इसको गवर्न करते हैं गॉड थ्रू एक्टिव इंटेलेक्ट, और इसको कैरेक्टराइज किया जाता है एज चेंजिंग इम्परफेक्ट एस्पेक्ट। दैट मीन्स एवरीथिंग जो भी एग्जिस्ट करता है इन सबलूनरी वर्ल्ड दैट इज सब्जेक्ट टू जनरेशन और करप्शन, दैट इज बर्थ, ग्रोथ, डिके एंड डिसोल्यूशन। और ये जो चेंजिंग नेचर है दैट इज एब्सेंट इन अदर हायरार्कीज और सेलेस्टियल स्फीयर्स। दैट मीन्स all the hierarchies along with their celestial spheres they are unchanging which exist outside the time and space. So जो most defining feature है sublunary world का that is it is subject to constant change which remains in the state of flux change like it grows, decays and dies. So in sublunary world objects जो हैं वो आते हैं into the existence that is generation, then they destroy, that is corruption. That basically shows the impermanence and unstable nature of sublunary world. And it is also important to mention that कि जो sublunary world है ये बना हुआ है 4 elements का, these are earth, water, air and fire. और ये जो elements हैं ये हमेशा रहते हैं in constant motion and interaction. That means they combine, separate with each other and form different material substances which are found in earth. और हर एक एलिमेंट जो है इनकी हमें ओन नेचुरल प्लेस टेंडेंसी देखने को मिलती है। जैसे अर्थ जो है वो फॉलो करते हैं कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी विच अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। इसी तरह वाटर जो कि अफेक्ट होता है बाय ग्रेविटी ड्यू टू विच इट फ्लोज टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स। सिमिलरली एयर जो कि मूव करता है अपवर्ड्स इन प्रेजेंस ऑफ वार्म टेम्परेचर्स। सिमिलरली फायर दैट हैड ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू मूव अपवर्ड्स व्हेन देयर इज हीट। सो इब्न सीना के अकॉर्डिंग जो इंट्रैक्शन है इन एलिमेंट्स की उसको गवर्न करते हैं नेचुरल लॉस दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑल फिजिकल बॉडीज एंड नेचुरल फिनोमिनास इन सबलूनरी वर्ल्ड। सो इब्न सीना के अकॉर्डिंग ये जो 4 एलिमेंट्स हैं विद द हेल्प ऑफ गॉड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ फिजिकल बॉडीज, नेचुरल फिनोमिनास इन सबलूनरी वर्ल्ड। अपार्ट सेलेस्टियल स्फीयर्स जैसे मून, planets, stars, they also influence the earth through their movements and positions that basically affect the natural processes in sublunary world. जैसे seasons आकर होते हैं, weather phenomena, growth of plants, health of living beings etc. In particular जो active intellect है ये play करता है crucial role in governing the natural laws of sublunary world which is also responsible for the generation and corruption. That's why जो sublunary world है it is considered as imperfect, unstable, which is subject to change, decay and transform, and there is multiplicity and diversity which
we observe in this world that take place through the interaction of these types of different types of matter substances that give rise to the variations among the entities. So जो sublunary world है ये situated है below the levels of intellects and above the material aspects of existence. And in sublunary world हम also observe करते हैं hierarchies को from simple elements at bottom up to the minerals, plants, animals and finally humans who possess highest degree of form and intellect in material world. So as I mentioned, in sublunary world active intellect जो है play करता है crucial role which help human beings for knowledge acquisition as well as which also help them to understand universal forms. And it also governs the natural processes in sublunary world which is also responsible for the generation and corruption which function according to the God's wisdom. So active intellect it maintains the divine order of God in changing and diverse phenomena of the world. और ह्यूमन बींग्स जो हैं वो आल्सो पार्ट हैं सप्लोनरी वर्ल्ड के जो कि बने हुए हैं ऑफ बॉडी एंड सोल. उनकी जो बॉडी है वो बनी हुई है 4 एलिमेंट्स की अर्थ वाटर एयर एंड फायर which is subject to change decay like other material entities, and their soul is composed of rational consciousness that connects human beings with the higher celestial hierarchies that also crosses the limits of sublunary world through knowledge and intellectual development. Anyhow जो sublunary world है it is directly associated with the material aspect of the universe which is subject to change, which is imperfect, which is multiplicity dominated, governed by active intellect and other celestial spheres. और ये जो sublunary world है ये stage है for natural processes and human life. Despite its imperfection जो sublunary world है इसको देखा जाता है as reflection और manifestation of God. और सभी जो forms और essences जो है all things की जो कि originate हुए हैं from God उनको consider किया जाता है as perfect and eternal forms जिनको खाली reflect करता है material world. अब जिनको reflect किया जाता है in material world और जिनको describe किया जाता है जाना जाता है in material world जैसे beauty, harmony, natural order, etc. At conclusion we are going to sum up some key aspects of Ibn Sina's theory of emanation. फर्स्ट इन दिस थ्योरी वी टॉक्ड अबाउट हायरार्की एंड ग्रेडेशन. जैसे कि हम जानते हैं कि जो प्रोसेस ऑफ क्रिएशन है ये टेक प्लेस हुई है थ्रू हायरार्कियल स्ट्रक्चर्स लेवल्स जहाँ हर एक लेवल जो है वो लेस इंपॉर्टेंट है, मोर कम्प्लेक्स है दैन वन अनदर. जैसे हायर लेवल्स आर प्योरली इंटेलेक्चुअल and spiritual while as lower levels are material and multiple. Second, in this theory we talked about unity and multiplicity जो कि बेसिकली बिगिन होती हैं with the God up to the multiplicity of the universe. However ये जो multiplicity और sublunary world है ये originate होते हैं after the chain of creations emanations which basically originate from God. Third, we had talked about active intellect which plays a crucial role in human knowledge which is responsible for the creation of material world human beings, which also provides human beings knowledge so that they can understand the universal forms as well as they can also realize their potential of intellect. Fourth, we had talked about इन द थ्योरी ऑफ इमानेशन जो इब्न सीना है वो यूज़ करते हैं फिलोसफिकल रीजनिंग को एज वेल एज इस्लामिक थियोलॉजी को, और वो यूज़ करते हैं फिलोसफी को इन इस्लामिक थियोलॉजी फॉर एक्सप्लेनिंग द नेचर ऑफ यूनिवर्स, नेचर ऑफ गॉड, द प्रोसेस थ्रू विच डिवाइन नॉलेज इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन्स. अपार्ट सी जो थ्योरी ऑफ इमानेशन है इसका हमें सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखने को मिलता है ऑन इस्लामिक वर्ल्ड एज वेल एज ऑन वेस्टर्न फिलासफी, एंड इट आल्सो influences later Islamic philosophers especially Al-Ghazali, Ibn Rushd, Averroes as well as other medieval Christian philosophers especially Thomas of Aquin. Basically through his theory of emanation जो इब्न सीना है वो एक्सप्लेन करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द गॉड एंड हिज क्रिएशन, दैट इज गॉड एंड मटेरियल वर्ल्ड, नॉलेज एंड एग्जिस्टेंस. एंड इन हिज फ्रेमवर्क, इन हिज थ्योरी और इन हिज फिलासफी ही यूज बोथ ग्रीक फिलासफिकल कंसेप्ट्स एंड इस्लामिक थॉट. सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें. सो दैट्स इट. डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब to TC Plan Talk channel. Thank you for watching.